बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार और मैं हूं यासिर रशीद और मेरे साथ है सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, आज बिलावल फिर हुकूमत पर गरजे और बरसे हैं। इसके अलावा आजकल पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के डेरे भी हैं। कभी अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात है तो कभी हुकूमत पर तनकीद है, कभी APC की तरफ इशारा है तो कभी स्पीकर के इम्तियाजी सलूक की तरफ। ये सब महाज आराई की खुली दावतें हैं, जबकि हुकूमती अरकान इस सब को संजीदा नहीं ले रहे। कभी अपोजिशन मुलाकात को हलवा पार्टी कहते हैं तो कभी कहते हैं कि शहबाज और बिलावल को एहतसाब की फिक्र है। क्या हुकूमत के लिए यह गैर जरूरी मामला है? क्या हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं? क्या मुत्तहिदा अपोजिशन परेशान कुन नहीं है? इसी पर बात करने के लिए मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, क्या हल्की फुल्की भी परेशानी नहीं है? ये APC की जो मेल मुलाकातें चल रही हैं, आइंदा का जो इजलास ये प्लान कर रहे हैं और उसके अलावा जो हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, क्या ये मामूल की कार्रवाई लगती है या फिर कोई परेशानी है? देखिए जी, अपोजिशन का काम है, वो अपनी अपोजिशन करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। इस अपोजिशन में आपको पता है एक कदर मुश्तरक है, और वो ये कि इन्होंने दोनों ने लूटमार मिलके की हुई है, और वो जो लूटमार की हुई है उसी की वजह से आज हम इस हालत पे पहुंचे हुए हैं। तो अब इन दोनों के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ब्रोकन है अनफॉर्चुनेटली। प्रोसिक्यूशन और जो तमाम निज़ाम है उसका इन्होंने जानबूझ के बेड़ा गर्क किया था, और उसकी वजह से ये लोग टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर फारिग हो जाते हैं। और जब ये टेक्निकल ग्राउंड पे फारिग होते हैं तो ये एक पूरे का पूरा माफिया है। दे नो हाउ टू बिल्ड नैरेटिव। इन्होंने बहुत देर से अवाम को बेवकूफ़ बनाना शुरू किया हुआ है और अभी भी बनाते हैं। तो इनको जो पंजाबी में कहते हैं ना, इन्होंने वाड़ा आंदा है उस गल का। तो इनको पता है कि लोगों को बेवकूफ कैसे बनाना है। एक टेक्निकल ग्राउंड पे भी जब मुकदमे से फारिग होते हैं, अगर 5000 अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन हो, बीच में से 32 अकाउंट ऐसे निकलते हैं जिनसे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, और बिलावल साहब और जरदारी साहब के कुत्तों की खुराक और इवन बर्थडे के केक्स वहां से आए, लेकिन उन्होंने मानना थोड़ी है। इन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया हुआ है कि बेशक सफेद दिन इनकी चोरी पकड़ी जाए, इन्होंने कहना जी हमने ये नहीं किया, हमारे ऊपर ये सियासी इंतकाम की वजह से है। ये पिछली 3 दहाइयों से लोग ये करते आए हैं और इसी झूठ के साथ ही अपने वोटर को बेवकूफ बनाते आए हैं। अभी पहले ये अकेले करते थे, अब ये मिलके कर रहे हैं, तो इसलिए ये मिल रहे हैं। और इनका क्या मिलना है? डॉक्टर साहब, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान में आज मुलाकात हुई है। अभी चंद दिन पहले वज़ीर आज़म साहब जो आए हैं लाहौर से वापस गए, तो फौरी तौर पर एक वज़ीर का इस्तीफ़ा और 2 बड़े ब्यूरोक्रेट्स की तब्दील कर दिया गया। क्या ये आज की मुलाकात भी पंजाब के हवाले से थी? देखिए, प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर की मुलाकात रेगुलरली होती रहती है, तकरीबन हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते जरूर मुलाकात होती रहती है। तो ये एक उसी तसलसल में रेगुलर जो मुलाकातें होती हैं उसी तसलसल में एक मुलाकात है। कोई इसमें ऐसी कोई सिग्निफिकेंट बात नहीं है जो रिपोर्ट की जाए। तो क्या तब पंजाब में कोई तब्दीली या मज़ीद वज़रा तब्दील या महकमे तब्दील होते देख रहे हैं? नहीं जी, इस टाइम तो मैं ऐसी कोई चीज़ फौरी तौर पर नहीं देख रहा। अगर कभी हुई तो आपको जरूर आपसे शेयर करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑपोजिशन को मेल मुलाकातों में एक दूसरे को मनाते मनाते कुछ अरसा लगेगा या 4-5 माह इसी कहानी में गुजर जाएंगे? देखिए, ये डिपेंड करता है। कुछ साइलेंट मोड पे लगे हुए हैं, कुछ भैंसों का दूध ज्यादा पीकर पेट खराब कर चुके हैं। वही भैंसें जो बहुत महंगा दूध देती हैं, तो दूध ज्यादा पी लिया बिल्ले ने, अब वो पेट खराब है उस वजह से। तो जब तबीयत ठीक होगी तो उसके बाद ही मेरा कल मेल मुलाकात का असर निकलेगा। अभी तो आप मौलाना साहब मौजूद हैं जो रेंट पे मौजूद होते हैं, उनकी खिदमात किसी को भी चाहिए तो वो ली जा सकती है। अभी फिलहाल तो वही है। डॉक्टर साहब, कोरोना तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने जा रहे हैं, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी शुरू हो रही हैं। तो क्या जब जैसे ये इंटरनेशनल फ़्लाइट शुरू होती हैं तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से उन्हें वतन वापस लाने के लिए हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई शुरू कर रही है? बिल्कुल जी, करनी चाहिए हुकूमत को कानूनी कार्रवाई। ये तो मुतलका डिपार्टमेंट, आपको पता है ना कि ये तो लॉ ऑफ द लैंड ने अपनी शेप लेनी है। मैं तो उसका इंचार्ज नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी आपके साथ मिलकर गुजारिश है उस मुतलका इदारे से, मिनिस्ट्री से, मुतलका अदालतों से, कि उनको वापस लाने की बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए और लाना चाहिए उनको, क्योंकि उनके प्लेटें तो पता चल गई कि वो झूठ बोल के गए थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इट वॉज ऑल फैब्रिकेटेड, ही लाइड। और मेरा तो ये पहले दिन से स्टांस है कि ये इन लोगों को झूठ बोलने पे इतनी महारत हासिल है कि ये झूठ के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और ये बीमारी पे भी ड्रामा करते हैं और झूठ बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इनको बिल्कुल वापस लाना चाहिए।
डॉक्टर साहब, मुल्क की मईशत की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है? डॉलर को अगर देखें तो 167.7 सिफर तक पहुंचा हुआ है। सोने की अगर कीमत देखें तो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,15,000 से तजावुज़ करने वाली है। तो आने वाले दिन पाकिस्तानी मईशत के लिए किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं? आप इसी चीज से जायजा लीजिए जो आपने सवाल किया, इसी में आपके जवाब है। इस सवाल में आपने कहा सोने की कीमत बुलंद तरीन सतह पे चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो नीचे है। पाकिस्तान सेट नहीं करता सोने की कीमत, ना ही पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से सेट होती है। सोने की कीमत पूरी दुनिया की मार्केट के हिसाब से सेट होती है, और वो अगर पूरी दुनिया में बढ़ेगी तो यहाँ भी बढ़ेगी, पूरी दुनिया में कम होगी तो यहाँ भी कम होगी। कोई पाकिस्तान तो वही बिल्कुल पूछने का मकसद ये है कि हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मैं बता रहा हूँ, मैं यही आपको बता रहा हूँ कि एक तो पूरी दुनिया की मईशत जो है उसको चैलेंज है। अमेरिका में तकरीबन 4.5 करोड़ लोग जो है वो नौकरियों से उनको निकाल दिया गया, या नौकरियां उनकी खत्म हो गई ये कोविड की वजह से। 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। इसी तरीके से पूरी दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी हमें भी चैलेंज यही है। हमें चैलेंज है कि हमने अपनी किस तरीके से दोबारा इंडस्ट्री को रिवाइव करना है। PMLN के ज़माने में हमारे यहाँ नेगेटिव ग्रोथ होती रही है, एक्सपोर्ट में कभी ग्रोथ नहीं हुई, एक्सपोर्ट की इंपोर्ट ज़्यादा हुई है। इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो रुपया है वो और प्रेशर में गया, उसे आर्टिफिशियल तरीके से ऊपर रखा गया। उसके बाद आपने ये डेप्रिसिएशन देखी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है और महंगाई हो रही है। हमें आइंदा ट्रांसपेरेंट और सच्ची पॉलिसियां आवाम के सामने रखनी है। जो मुल्क की असल इकोनॉमिक हालत है वो आवाम के साथ शेयर करनी है, झूठ नहीं बोलना और चीजों को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके नहीं दिखाना। रोजगार का हमने लाना है, हमने अपने पिसे हुए तबके को ऊपर उठाना है, एक्सपोर्ट अपनी मार्केट उठानी है। और प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेंटली कंस्ट्रक्शन का पैकेज दिया है वो है असल गेम चेंजर। उसमें हमने चेंज ये किया है कि जैसे आप पहले अपने घर के लिए इजाजत लेते थे, नक्शा पास करवाते थे, या घर बनाने के बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होता था तो आपको किसी की जेब गर्म करनी पड़ती थी, किसी को लाना पड़ता था LDA से दूसरी जगहों पे, वो घर देखता था, फिर जाके पैसे लेके रिश्वत लेके सर्टिफिकेट देता था। अब ऐसा नहीं है। अब हमने कानून बना दिया कि 15 दिन में कुछ चीजें हैं, कुछ 1 महीना है, उनमें उनकी अप्रूवल होगी, नहीं होगी अगर वो अप्रूवल नहीं देंगे, रोक लेंगे, तो उसकी अप्रूवल कंसिडर होगी। आपने अगर अप्लाई किया नक्शा, या तो वो कोई एतराज लगाएंगे कानूनी तौर पर, और अगर नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो अप्रूव हो गया। तो अवाम को हम कंफर्ट देने के लिए ये कंस्ट्रक्शन पैकेज लाए। ऑलरेडी आप देख लें तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस डिफरेंट शहरों में चेंज हो गई हैं। आप खुद से सर्वे करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से सीमेंट की डिमांड ज्यादा हुई है तो सीमेंट की प्राइस थोड़ी ऊपर गई है। आप इसी तरीके से दूसरी तमाम क्वांटिटी, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो उठ रहा है। जितना हमारा इकोनॉमी का पहिया चलेगा, जो कि आपने देखा ब्लू एरिया में भी हमने 12 प्लॉट बेचे हैं कोई 17 अरब रुपए में, जिनका तखमीना इनिशियली 7 से 8 अरब था। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि इकोनॉमी पे लोगों का ट्रस्ट वापस आ रहा है और इंशाल्लाह चीजें बेहतर हों। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, ये आज बिलावल समेत तमाम लोग कल कह रहे हैं कि आइंदा 6 माह जो है हुकूमत के लिए बस, इसके बाद कुछ होने वाला है। तो ऐसी क्या चीज़ है कि जो तमाम सियासी जमातें और बड़े दानश्वर जो हैं इसी बात पे बार बार कह रहे हैं कि आइंदा 6 माह बड़े इस हुकूमत के लिए बस आखिरी 6 माह है? ये 6 महीने पहले भी मैंने यही सुना था। आइंदा 6 महीने बाद इंशाल्लाह। ये आप कहें कि जब इक़्तिदार में आए थे ये तब से सुन रहे हैं? जी, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम दोबारा इस पे डिस्कस करेंगे। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, और सवाए अल्लाह की ज़ात के बाकी हर चीज ने मिट जाना है। तो जिसका जो वक्त होता है उस पे उसने मिटना होता है। हम कोई यहाँ कुर्सी पे बैठने नहीं आए, आवाम की खिदमत करने आए। जितनी देर तक आवाम का हम कर सकते हैं ख्याल, वो बिल्कुल करेंगे, और जो हमें आवाम ने प्रेरोगेटिव दिया है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये अपोजिशन का काम है ये बातें कहना। डॉक्टर साहब, एक सवाल का मुझे आपके पास टाइम, चूँकि हमने जितना लिया उतना ही लेंगे। सिर्फ ये बता दें कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से खान साहब भी कह चुके हैं, अब तो पंजाब के वज़रा भी कह रहे हैं और बाकी वज़रा भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं चलने दे रही, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये जो गंदम का बहरान है इसमें भी ब्यूरोक्रेसी का हाथ है। तो ये ब्यूरोक्रेसी 2 साल गुजरने के बावजूद भी काबू में क्यों नहीं आ रही? ये काबू की बात नहीं है। काबू में तो एक दिन में सब कुछ आ जाता है। अगर आपसे सबके साथ मिलके खाना है तो सारे काबू में है। आपने एक सड़क बनानी है, आप उस सड़क बनाने में कमीशन भी देने को तैयार है। आप सड़क की तामीर जो है उसको जल्दी कराने के लिए स्पीड मनी भी देने को तैयार हैं। उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है उस पर कंप्रोमाइज करने को भी तैयार हैं। किसी को सजा नहीं देंगे, आप मिलके लूटेंगे तो सारे लोग आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। मसला तो तभी बनता है जब आप पानी के मुखालिफ तैरने की कोशिश करते हैं, जब आप कहते हैं कि आपने ट्रांसपेरेंसी लानी है, जब आप कहते हैं कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, जब आपने कहना है कि अब आपने खाने नहीं देना, जब आपका ये तय है कि आपकी गवर्नमेंट में अभी तक अल्लाह का शुक्र है 2 साल होने को हैं, कोई मेजर स्कैंडल आपका नहीं ऐसा आया। तो जब आपकी कमिटमेंट ये होगी तो फिर जो ब्रोकन सिस्टम है, तौफन ज़दा सिस्टम है,
वो तो आपके साथ उस तरह से नहीं भाग सकता या उतना ट्रांसपेरेंट नहीं चल सकता, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स हमेशा होती हैं। अब देखिएगा आने वाले दिनों में इसको भी दुरुस्त करेंगे और हम अच्छे ऑफिसर जैसे जैसे मिल रहे हैं उनको लगा रहे हैं और चीजें बेहतर होंगी आने वाले। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल, अब्दुल हफीज शेख साहब को एनएफसी से क्यों अलहदा किया गया? ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद होती है और हफीज शेख साहब के साथ पास बहुत सारा काम है। अगर आप देखें आजकल प्राइसिंग कमेटी को भी हेड कर रहे हैं, तो कई दफा बर्डन को भी शेयर करने के लिए किया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहबाज गिल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन कुछ नजर डालेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन बात करेंगे गंदम बहरान के हवाले से। गंदम का बहरान किस हद तक शदीद हो सकता है, कितनी हमें किल्लत हो सकती है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वफाकी हुकूमत ने 15 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दे दी है। 7 लाख टन गंदम दरामद करने की परमिट भी जारी किए जा चुके हैं, रेगुलेटरी ड्यूटी भी ख़त्म कर दी गई है। आने वाले दिनों में ये बहरान कितना बढ़ेगा, इसकी वजूहात क्या थीं, इसके पीछे अनासिर कौन से थे, अब तक तहकीकात क्या कहती हैं, इसी इशू पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत नदीम कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले कुरैशी साहब आपकी जानिब आऊंगा, गंदम की किल्लत कैसे पैदा हो गई, यानी खुद कफालत से मोहताजी तक का ये जो सफ़र है, इस पे जज्बात कैसे हैं और इसके पीछे अनासिर कौन से अभी तक सामने नहीं आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बड़ा अहम टॉपिक आपका है, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ। गंदम के बहरान के हवाले से मैं समझता हूँ कोई बहरानी सूरत-ए-हाल नहीं है। ये माजी में भी होता रहा, चूँकि बदनसीबी ये रही हमारी एग्रीकल्चर कभी हमारी किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रही। दुनिया में जिन मुल्कों ने इकनॉमिकली आगे बढ़े हैं, जिन्होंने जो दुनिया को लीड कर रहे हैं, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा अपनी बैकबोन बनाया। हमारी एग्रीकल्चर हमेशा उन लोगों के हाथ में रही जिनको दूर से भी एग्रीकल्चर का, मैं बल्कि इससे बड़ा वर्ड यूज़ करता हूँ, शायद एग्रीकल्चर के स्पेलिंग भी ना आते हों। एक ऐसा मुल्क जहाँ दुनिया के बेहतरीन मौसम, दुनिया की बेहतरीन सॉइल, जहाँ हर तरह की क्रॉप्स होती हों, लेकिन एग्रीकल्चर चौथी या छठी या 10वीं 15वीं तरजीह थी। अब मौजूदा सूरत हाल की बात करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फर्स्ट टाइम ये किया, अमूमन जो मिडल मैन था वो काश्तकार से परचेजिंग करता था और पूरे फूड के मैकेनिज्म को हाईजैक किए रखता था। फर्स्ट टाइम पहले शुगर केन पे ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी पॉलिसी बनाई, शुगर केन के फार्मर को बर वक्त पेमेंट्स हुई। उसके बाद वीट पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो सब लोगों ने उसको एक्नॉलेज किया। अभी कोई चीज़ आपके कैमरे की आंख से पोशीदा रखना मुमकिन नहीं है। 42 लाख, ऑलमोस्ट 42 लाख मैट्रिक टन टारगेट माजी में कभी भी नहीं रहा। अब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसने यहाँ जो रोल प्ले करना चाहिए था वो रोल प्ले ना किया। एक ऐसी पैनिक सूरत हाल क्रिएट कर दी गई। मैं आज भी, मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हूँ, मेरी एग्रीकल्चर में मास्टर्स है, मैं आज भी इस बात का इस पे कायल हूँ कि जितनी हमारी यील्ड साल हुई है क्रॉप की वो हमारे लिए इनफ है, हमारी लोकल नीड के लिए। सवाल तो ये बनता है ना, गई किधर गंदम, स्मगलिंग के इल्जामात लग रहे हैं। मैं आपकी जानिब कुरैशी साहब आता हूँ, राना साहब भी सवाल करना चाहते हैं इस्माइल राहू साहब से, लेकिन नाज़रीन आपको पहले यहाँ पर एक क्लिप दिखाते हैं कि वफाकी हुकूमत गंदम बहरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखती है और सिंध हुकूमत क्या रखती है। आइए देखते हैं। गंदम पाकिस्तान के अंदर है और इस सीजन के इख्तिताम तक 8.5 लाख टन गंदम अगले साल के कैरी ओवर स्टॉक में जाए। एक तरफ सिंध की सप्लाई लाइन ट्रांसपोर्ट और लेट लिफ्टिंग, जो कि मेरे नज़दीक सिंध हुकूमत को बहुत पहले, ये 4 लाख जब हमने कोटा दिया इनको तो उनको उठा लेना चाहिए था, वो बहुत लेट हुआ। सिंध ने इस साल एक दाना भी प्रोक्योर नहीं किया जबकि उनका टारगेट 7 लाख का था। मेरे ख्याल में ये अजीब मजाक किया है वफाकी हुकूमत ने अवाम के साथ। वंस फॉर ऑल दिया है इन्होंने 15 अरब रुपये। आप लगा लें कि 50 करोड़ रुपया एक दिन का हो गया। 50 करोड़ 1 रुपये का 22 करोड़ के मुल्क में, यानी 2-2.25 रुपये आप डेली दे रहे हैं। ये क्या मजाक है? ये तो लोगों को बेवकूफ बनाने की बात है। 40,000 मेट्रिक टन अफगानिस्तान गया है और आपने औने पौने वहाँ बेचा है। यहाँ नान बाईस की स्ट्राइक चल रही है, खैबर से कराची तक, पंजाब में खास तौर पे 70 रुपए किलोग्राम ये वीट मिल रहा है मार्केट में, उसके ऊपर अब ये ब्लैक में बिक रहा है। आटे को हम
हम डील नहीं कर सके, ठीक है हम डील नहीं कर सके क्योंकि इस आटे को एक्सपोर्ट करने के खिलाफ मैंने आवाज कैबिनेट में भी उठाई। यहाँ एक प्राइस कंट्रोल कमेटी होनी चाहिए। मैं देखता हूँ किसी डीसी या कमिश्नर की कि वो क्यों नहीं मानेगा कि प्राइस जो है वो लोगों की दस्तरस में हो। आपने मनाजिर मुलाहिजा फरमाए, दोनों जानिब का मौक़िफ़ आपने देख लिया। राना साहब, कुरैशी साहब मुझे समझ नहीं आई, चूँकि इसके बाद हम राहुल साहब के पास जाएंगे। आपने कहा कि जी इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद थे जिनको एग्रीकल्चर लिखना नहीं आता था। अब 2 साल से तो ऐसे लोग मौजूद हैं ना जिन्हें एग्रीकल्चर लिखना आता है। तो फिर इस 2 सालों में जो हाल हो गया है, आज भी गंदम की बोरी पंजाब के अंदर महंगी हो गई, सिंध में महंगी हो गई, आटा नायाब है, अगर मिल रहा है तो मिल रहा है। मुझे सर बता दें कहाँ जाएँ? देखिए राना साहब, मैंने आपको एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बात की है। बड़ा आसान होता है रिवायती अंदाजों से चीज़ों को डिफेंड करना। मेरी फर्स्ट लव मेरा पाकिस्तान है। मैं जब देखता हूं कि एग्रीकल्चर के हवाले से, मतलब आज तक हम एग्रीकल्चर जोनिंग नहीं कर सके। हमने कॉटन एरियाज में शुगर मिल्स को इस तरह से इंस्टॉल किया कि हमने कॉटन जैसी कीमती क्रॉप को तबाह कर दिया। मैं किसी एक शख्स को इसका गंदम पे आ जाना। देखिए मैंने मौजूदा सूरत की बात की है। मैं आपको अर्ज करूं, पहली बात गंदम का कोई बहरान नहीं है। दूसरी बात, गंदम की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी बड़े अच्छे अंदाज में परचेजिंग की गई। जो गंदम की बाइंग हुई 42 लाख मेट्रिक टन, ये हमारी लोकल नीड के लिए सफिशिएंट है। अच्छा, माजी में होता था कि हम एंड सितंबर में जाके फ्लोर मिल्स को गंदम इशू किया करते थे सब्सिडाइज रेट पर। अभी वो भी पॉलिसी बन गई कि हमने बहुत अर्ली फ्लोर मिल्स को कोटा देना शुरू कर दिया। थर्ड, मैं आपको एक और चीज बता दूं। चले जी, आपकी तरफ आएंगे। राहुल साहब से तरफ पूछ, राहुल साहब गंदम का बहरान है या नहीं है? देखें, आप गुज़श्ता साल जब ये सूरत हाल पैदा हुई थी, गुज़श्ता साल तकरीबन जनवरी का महीना था जब ये बहरान पैदा हुआ था और गंदम की जो किल्लत हो गई थी और कीमतें भी बड़ी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन इस वक्त जुलाई के अंदर ये सूरत हाल हो जाना बड़ी अजीब बात है। अभी हमारा क्रॉप उतरा है, उसको हार्वेस्ट हुआ है, अभी उसको 2 माह हुए और वो तकरीबन हमारा 26 लाख मेट्रिक टन पूरे पाकिस्तान का अगर हम मिलाते हैं तो तकरीबन पैदावार है जो थोड़ी जाके हमारी जो कंजप्शन है उससे थोड़ी जाके कम है। अब इस वक्त ये सूरत हाल पैदा हो जाना तो मतलब अब इस वक्त तो अजीब सूरत हाल है कि ये बात क्यों हुई। अब देखें, इस वक्त भी जो बहरान पैदा हुआ, शुरुआत में जो रेट हाई हुए और शॉर्टेज हुई गंदम की, वो जाके पंजाब से थी और पंजाब में मतलब। राहुल साहब, ये कहिएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से क्या डिक्टेट किया जा रहा है? नासिर हुसैन शाह साहब तो ये क्लेम करते हैं कि सिंध हुकूमत के पास इनफ गंदम मौजूद है, ये वफाकी हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मैं यही बात बता रहा हूँ कि देखें, इस वक्त कभी किसी सूरत में बहरान पैदा हो ही नहीं सकता, किल्लत पैदा हो ही नहीं सकती। इस वक्त अभी फसल उतरा है और अभी 2 महीने हुए फसल को उतरे हुए और हमारे पास जो है वो गंदम नहीं है पाकिस्तान में। तो ये तो जाहिर है कि ये पैदा किया गया है, नहीं बहरान है, मसनूई बहरान है, ये नहीं है कि गंदम नहीं है। और ये जानबूझ के ये ऐसे ही बहरान पैदा किया गया है जैसे पिछले साल गंदम का बहरान पैदा किया गया, जैसे इससे किसको फायदा होगा? इससे फायदा कौन उठा रहा है? जैसे पेट्रोल का बहरान पैदा किया गया, तो ये इससे फायदा देखिए आपके सिंध में तो आपकी हुकूमत है ना, क्या सिंध में बहरान है? नहीं, सिंध में प्रेशर आया है, मार्केट बिल्कुल डिस्टेबलाइज हो गई है सिंध में। वजह ये कि असल में कीमतें पंजाब में बढ़ी। पंजाब में हमने कभी भी आज से पहले सितंबर से पहले गवर्नमेंट ने कभी रिलीज नहीं की। पिछले साल भी हमने जब ये बहरान महानका जाके 9 दिसंबर में शुरू हुआ, जाके जनवरी में। इसी इशू पे इस्माइल राहुल साहब मजीद भी बात कर रहे हैं, एक शॉर्ट ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। वेलकम बैक। राना साहब, इस्माइल राहुल साहब से पूछना चाहते हैं आपको। राहुल साहब, सिंध के अंदर गंदम किस रेट में बिक रही है? सिंध के अंदर आटे का थैला जो है 20 किलो का किस रेट में बिक रहा है? देखें, इस वक्त गंदम का रेट यकीनन बढ़ा है। मार्केट जो पंजाब के अंदर रेट पहले फर्क पड़ा, डिस्टेबलाइज हुआ पंजाब के अंदर। पंजाब और सिंध के रेट का इस वक्त भी 500 रुपये का गंदम का जो है वो फर्क है। 40 बोरी का 100 किलो, यानी 500 रुपया सिंध में महंगी है या पंजाब में महंगी है? पंजाब में महंगी है। पंजाब से सिंध की गंदम इस वक्त भी पंजाब जा रही है।
इसलिए कि आपको पता है हमने तो 1600-1700 में मिल रही है को तमाम फ्लोर मिल्स वालों को 3 महीने का स्टॉक रखने के लिए, यानी किसी को 20,000, किसी को 24,000 बोरियां, 25,000 हमने रखने की तमाम जो फ्लोर मिल्स वाले थे उनको हमने इजाजत दी हुई थी ताकि वो चलाएं जब तक हम सितंबर में जाके अपनी गवर्नमेंट की रिलीज करें। लेकिन आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में तो जिसको जो फायदा मिलेगा वो वहां बेचेगा ना। तो पंजाब की गंदम का रेट इतना वो मार्केट इनबैलेंस हो गई है कि सिंध की गंदम इस वक्त पंजाब जा रही है, मार्केट का फर्क है। अब जो ECC का फैसला आया कि जी गवर्नमेंट आप गंदम इस वक्त ही जुलाई में रिलीज कर दे, अभी आज भी हमारी काबीना मीटिंग थी, उसमें भी हमने ये आज डिस्कस हुआ कि आया हम गंदम रिलीज करें या न करें, इस पे गौर हुआ। जो ये सारा फर्क है मार्केट का और इतना सारा, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी गंदम को रोकें, लेकिन जाहिर है हम एक मुल्क है, प्राइवेट सेक्टर है, उसको हम कब रोक तो नहीं सकेंगे। राव साहब मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। कुरैशी साहब, अगर बहरान नहीं है तो 2 सादा से सवाल हैं। 15 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला क्यों किया? फिर उसके अलावा 72 रुपए फी किलो तक आटा कैसे पहुंच गया? जो फाइन आटा है वो 84 किलो की बोरी 4500 से 6500 तक कैसे पहुंच गई? देखिए, मैं इसमें आपसे एक अर्ज करूंगा, मैं आपके मीडिया के दोस्तों से भी अर्ज करूंगा, मैं कैटेगोरिकली इस बात को मुस्तरद करता हूं कि किसी भी नौइयत का फिल वक्त कोई बहरान है। फैक्ट्स एंड फिगर हैं, आप पिछले 10 साल के स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, जितनी बाइंग पंजाब गवर्नमेंट ने इस बार की है माजी में कभी नहीं की। और जो ये जो वीट बाइंग की है फार्मर से, फील्ड से, वो प्रोवाइड करनी है हमने पंजाब के लोगों को। प्रॉब्लम ये है कि अगर गवर्नमेंट का कंसर्न ना हो, प्राइम मिनिस्टर इससे पहलू तय कर रहे हो खुदा ना खास्ता, या चीफ मिनिस्टर पंजाब का कंसर्न ना हो, तो हमने इतना टारगेट ओरिएंटेड रिजल्ट नहीं ले रहा था। हम ये समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर ने जो रोल प्ले किया उसको भी बेहतर रोल प्ले करना चाहिए। तो और अभी भी टाइम है। अगर आप ये क्रिएट करेंगे ना जी बहरान है, आपका जो व्यूअर्स है, आपका देखने वाला है, वो भी समझेगा जी बहरान पैदा हो गया। हम नहीं कह रहे माजरत से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपके जो सूबाई वजीर हैं जिन्होंने इसको डील करना है उनको इस्लामाबाद बुलाया, तमाम TV चैनल्स पे चला, कहा गया कि गंदम के बहरान पे काबू पाएं और इसको ख़त्म करें। आपकी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब प्रेस रिलीज जारी करती है, तमाम कमिश्नर्स को हदायत करती है कि ये बहरान ख़त्म किया जाए। आप कहते हैं बहरान नहीं, मुझे समझ नहीं आती आप वाकई आप हुकूमत का हिस्सा हैं? आपके इल्म में ऐसी बातें नहीं हैं? देखिए राना साहब, मैं बिल्कुल हुकूमत का हिस्सा हूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको अर्ज कर रहा हूं। तो जो पहले चलता रहा वो गैर जिम्मेदारी। अब सुने, बहरान से मुराद होती है कि कोई चीज मार्केट में अवेलेबल ना हो। रेट इंक्रीज हुआ, गवर्नमेंट का उस पर फोकस है। गवर्नमेंट ने अमूमन मिड सितंबर में, मेरी सुनिएगा जी, मिड सितंबर में माजी में रहा कि गवर्नमेंट फ्लोर बिल्स को कोटा अलॉट करती थी, वो प्रीमेच्योर बिफोर टाइम कर दिया गया ताकि ये सूरत क्रिएट ना हो। अगर ओवरऑल पाकिस्तान को देखें तो प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कोशिश की है, अब वो प्लान किया है कि जी हम इंपोर्ट कर ले वीट ताकि बहरान खुदा न खास्ता आने वाले दिनों में अगर रेट्स के हवाले से होगा। मैं आज भी उस बात पर कायल हूं कि जो हमारी नीड है, लोकल नीड है, उतनी क्रॉप हमारी हुई है, मौजूद है, लोगों ने होल्ड की हुई थी। थोड़ा सा अगर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा ओपन प्राइवेट सेक्टर जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और एक और आपको मैं बताता चलूँ, आने वाले दिनों में अभी कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ कि हम वीट की परचेजिंग पॉलिसी जो माजी में रही है, जो ट्रेडिशनल एक पॉलिसी चलती रही अरसा दराज से, उसको भी रिव्यू करने जा रहे हैं। हो सकता है बाकी क्रॉप्स की तरह वीट की परचेजिंग भी ओपन मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को इनिशिएट करके। गंदम आपके पास आ रही है, आप तो सिंध को गंदम देते थे, राव साहब कह रहे हैं कि अब ये सारी गंदम सिंध से पंजाब की तरफ आ रही है। सर देखिए, राहु साहब के कहने से तो मैं इनकी बात जरूरी है कि मैं मान लूँ। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, वो जो 41-42 लाख मैट्रिक टन वीट परचेज की है पंजाब गवर्नमेंट ने, और वो फ्लोर मिल्स को जब कोटा शुरू होगी, उसकी सप्लाई शुरू हो गई है, तो ये चीज़ें स्टेबल होने की तरफ जा रही हैं। आप ये जरूर कह सकते हैं जी रेट इंक्रीज है, आप ये जरूर कह सकते हैं जी आने वाले दिनों में शायद कोई प्रॉब्लम बन सकता है। उसके लिए फेडरल गवर्नमेंट भी अपने प्लान उन्होंने चेकआउट सारे कर लिए हैं कि हमने किस तरह से अगर इनके शॉर्टेज हमने वीट इंपोर्ट करनी है, तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट्स में हो जाती है चीजें, कहीं बहरानी कैफियत नहीं है, अवेलेबिलिटी का इशू नहीं है। राहु साहब, ये आप कहिएगा कि सिंध हुकूमत के पास इस वक्त सरकारी गोदाम्स में जखीरा कितना है और कितने महीने उससे गुजारा किया जा सकता है, उसके बाद मुश्किलात पैदा हो सकती है? 12.5 लाख टन इस वक्त हमारे पास, हमने जो प्रोक्योरमेंट की है वो हमारे पास गंदम इस वक्त मौजूद है, जो हम आमतौर पर बहरान देखें,
सीधी बात है कि बहरान बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन बहरान पैदा किया गया है, इसी तरह बहरान पैदा किया गया है जिस तरह पिछले साल पैदा किया गया। ये जो इस हुकूमत के जो करता धरता लोग हैं, जो इस हुकूमत के ATMs हैं, जो ये काम करते हैं सारा कि जी चीजें गायब कर दो। अब पंजाब में बिल्कुल, मैं कुरैशी साहब का बात से बिल्कुल इसमें हूँ कि बिल्कुल गंदम मौजूद है, लेकिन गंदम गायब कर दी गई है। जो हुकूमत के करता धरता है उन्होंने ही गायब किए, उनके जो पसंदीदा है, उनके जो लेफ्ट राइट है, उन्होंने ही गायब कर दिए, ताकि रेट जैसे चीनी गायब कर दी गई, 55 रुपए से रेट जाके 80 और 85 और अब तो 90 को भी क्रॉस कर गया है, फिर जी चीनी मार्केट में आ गई। इसी तरह गंदम भी गायब कर दी गई, पिछले साल भी वही किया गया, इस साल भी यही किया गया। राना साहब, जैसा कि राहुल साहब भी ये कह रहे हैं कि बहरान फिल वक्त कोई नहीं है, कुरैशी साहब का भी यही मानना है कि बहरान फिल वक्त कोई नहीं है। दो सूबे जिन्होंने अपनी गंदम खरीदी भी थी, अगर 2 हफ्ते पहले चले जाएं तो बलोचिस्तान और KP ने गंदम नहीं खरीदी थी। सवाल वही है, 15 लाख मेट्रिक टन की वजूहात क्या है, दरामद की इजाजत क्यों? मैं राना साहब का कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब राहुल साहब वापस आता हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि नदीम कुरैशी साहब भी कह रहे हैं बहरान नहीं है, राहुल साहब भी कह रहे हैं बहरान नहीं है। बहरान नहीं है तो भाई गंदम महंगी क्यों हो गई? ये क्या दूसरे 2 सूबों का बहरान? नहीं, बहरान नहीं है तो आटा महंगा क्यों है? बहरान नहीं है तो पिछले पूरे हफ्ते में किसी दुकान से आटा नहीं मिल रहा था। अगर बहरान नहीं है तो 10 रुपए की रोटी 15 रुपए में किस तरह चलेगी? नान महंगा किस तरह हो गया? और बहरान किसको कहते हैं? मुझे सिर्फ इसकी ये बता दें। देखें, ये बार बार पंजाब वफाक उस पर सिंध पंजाब में एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, अगर किसी जगह पे 2 नंबरी हो रही है, कोई बंदा फ़ायदा उठा रहा है, तो वह दोनों जगहों पे मौजूद है। उनके खिलाफ कार्रवाई ना सिंध कर सकता है, ना पंजाब कर सकता है, ना वफाक कर सकता है, क्योंकि माफिया इस मुल्क में ताकतवर है और माफिया जीत रहा है। मुझे ये दोनों भाई बता दें कि बहरान किसको कहते हैं? बहरान उस वक्त होगा जब आटा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहरान इसी का नाम है ना, कि जब चीज़ बहुत महंगी कर दी जाती है क्योंकि वो कम है। राहुल साहब। जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहरान तो पैदा किया गया, मैं कहूँ मसनवी बहरान पैदा किया गया है, गंदम की कमी नहीं है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 2 महीने में हमारी अपनी इतनी पैदावार हो और वो खत्म हो गई, कंज्यूम हो गई, ये मुमकिन ही नहीं है। बहरान पैदा किया गया, जानबूझ के पैदा किया गया। उधर KP के में आपको पता है कि तकरीबन जो पैदावार है KP की हुकूमत, जहाँ जो मेरिट वाली हुकूमत है, जहाँ मोमन हुकूमत कर रहे हैं, दरवेश हुकूमत कर रहे हैं बेचारे, उनकी पैदावार हुई है 45%, यानी उन्होंने टारगेट का जो है तकरीबन उनको 25,70,000 पैदावार का जो उनका टारगेट था वो हुआ है 12,20,000, यानी 13,50,000 टन वहाँ उन्होंने कम पैदा किए। प्रोक्योरमेंट तो वो कर ही नहीं सके, 5% भी प्रोक्योरमेंट KP की हुकूमत नहीं कर सकी। तो ये बहरान तो इन्होंने बहरान पैदा कर दिया गया है लोगों को लूटने के लिए, अवाम को लूटने के लिए। इसी तरह जिस तरह पेट्रोल गुम कर दिया गया, पेट्रोल अगर सस्ता हुआ तो गुम हो गया, पता ही नहीं था कहाँ था, कुरैशी साहब वही नहीं मिल रहा था। जब महंगा, कुरैशी साहब, आप जैसे जो लोग हैं या दीगर जो वज़रा हैं जो मुतहर्रिक हैं, उनकी डेडिकेशन पे शक नहीं है, लेकिन मार्केट का अगर रेट देखें, फ्लक्चुएशन देखें और कुछ ही दिनों में रेट का ऊपर चले जाना, नोटिस के बाद वहीं पे मुस्तहकम हो जाना। चलें यही कह दें कि कितने दिन मजीद लगेंगे, ये 72 रुपए फ़ी किलो से रेट नीचे आ जाएगा। गंदम 2300 ओपन मार्केट में नहीं मिलेगी, 1460 जो मुख्तस की गई थी उस पर मिलेगी। अच्छा, मैं शुरू से एक चीज़ कह रहा हूँ, आज भी पंजाब के इंटीरियर में लोगों ने बड़ा कहा कि जी पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ी सख्ती की है और वो ज़िला बंदी करके इन्होंने क्रॉप को लिए परचेज़ किया और बड़ी सख्ती की फार्मर के साथ। मैं आज भी ये समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने बड़ा वाइजली सारा प्ले किया। हमने अपना टारगेट देखिए, हमने अपना टारगेट करना है अपनी पॉपुलेशन के मुताबिक कि माजी में कितनी नीड थी, आज कितनी नीड है हमारे पास। कुरैशी साहब, टारगेट हो गया, सिर्फ रेट। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आने वाले दिनों में जैसे फ्लोर बिल्स को कोटा शुरू हुआ, ये वही सप्लाई एंड डिमांड के गैप को कुछ लोग यूज़ करना चाह रहे हैं। मैं आपको राणा साहब से भी मैं अर्ज करूँगा, राणा साहब, पाकिस्तान में किसी सामरी जादूगर की हुकूमत नहीं है, यहाँ ह्यूमन बीइंग है सब लोग। वो सिस्टम, जिस सिस्टम के हवाले से हर शख्स क्वेश्चन करता हो, वो सिस्टम जब डिलीवर नहीं करता तो आप फौरन, मतलब जैसे राहुल साहब फरमा रहे हैं कि जी ATMs हैं, बदयांती है, दाएं बाएं वाले, कहा कि ऐसा नहीं है। जो गंदम गवर्नमेंट ने परचेज किया पंजाब में, वो पंजाब के गोडाउन्स में मौजूद है। हुजूर सखर से लाखों बोरियां गंदम चोरी करके उसमें मिट्टी डाल दी गई। राहुल साहब उसमें कमेंट्स करें, नैब के लोग उन मुलजिमों को ढूंढ रहे हैं जो सिंध में होता रहा है। आप पंजाब की गवर्नेंस की मिसाल सिंध के साथ मैच करेंगे तो मुझे तकलीफ होगी।
पंजाब में जो हालात मैं समझता हूँ रेट्स इसका डाउन होना है अल्टीमेटली। जैसे ही फूड चेन को सप्लाई शुरू हो जाएगी, फ्लोर मिल्स को ये फ्लो बनेगा, ये और वो गंदम जो हमारे देहात में हमारे छोटे फार्मर ने उस खौफ के तहत जो एक फजा बना दी गई कि गंदम का रेट बढ़ेगा, लोगों ने होल्ड कर ली, वो भी मार्केट में आएगी, वो गंदम ये यूज होनी है। चले आपके नजरिए में कुछ दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे, रेट भी कम हो जाएगा? मैं 100% श्योर हूं कि गंदम के हालात बेहतर होंगे और गंदम का कोई बहरान नहीं है, आटा बड़े तवातुर से लोगों को मिलता रहेगा। और जो लोग ये प्लान करके गंदम जिन्होंने स्टॉक की है, मैं उनको भी मशवरा दूंगा कि प्लीज इस गंदम को मार्केट में लाएं। गंदम की एक्सपायरी बड़ी जल्दी हो जाती है, इस क्रॉप ने खराब हो जाना है। जिन्होंने आपको ये कहा है कि इसका रेट बहुत बढ़ेगा, उनके इंतजार में रहे। हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर रहे, आवाम तक गंदम की फराहमी बर वक्त पहुंचे, रोटी की कीमत कम रहे और ये फी किलो आटे की कीमत भी कम हो सके। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना साहब, कोई बात करना चाह रहे हैं आप कुरैशी साहब से? कुरैशी साहब, चलें, गंदम तो हो गई, गंदम का मामला आप दोनों फरीकैन ने बता दिया जो होना था। सियासी मामला तो बताएं, आपके वज़रा, ये पिछले दिनों आपके एक वज़ीर ने इस्तीफ़ा दिया है, तो वज़ीर तो उन्होंने तो वजारत बड़ी मुश्किल से ली थी, ये क्या हो गया है? वज़ीरों पर करप्शन के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं और PTI तो कहती थी हम करप्शन के बड़े ख़िलाफ़ हैं, और उसके बाद बड़े अहम ब्यूरोक्रेट्स तब्दील हो रहे हैं, आने वाले दिनों में भी कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। तो ये ये एहतसाब का अमल था जिस पे आप लोगों ने फारिग किया है कि उसने वाकई इस्तीफ़ा दिया है? देखिए राना साहब, उन्होंने अपनी ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया और ब्यूरोक्रेसी में प्लेसमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव का हक है कि वो टाइम टू टाइम चीज़ों को देखते हुए ये प्लेसमेंट हो जाती है। मैं आपको एक अर्ज़ कर दूँ, हम इमरान खान की उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने उनके साथ वो मुश्किल दौर गुजारा जो इस मुल्क से इस करप्ट निज़ाम का खात्मा चाहते थे। मैं समझता हूँ हम अपने उस टारगेट से अभी दूर हैं। एक सूरत हाल इस तरह की बना दी गई है, इस सारी सूरत हाल में मैं एक बात पर आज भी कायल हूँ कि ये जितने वज़रा हम समेत, मैं तो मिनिस्टर नहीं हूँ, पार्ट ऑफ द कैबिनेट नहीं हूँ, लेकिन जितने लोग हैं इनकी ये शान और शौकत और इज़्ज़त और ये तमाम मनसब उसकी वजह सिर्फ इमरान खान है। उस शख्स को ना सिर्फ उसकी 24 साल जदोजहद का रिजल्ट पाकिस्तान के लोगों ने दिया, बल्कि पाकिस्तान की मिडिल क्लास ने, पाकिस्तान के उन तबकों ने जो कभी वोट कास्ट नहीं करने जाते थे, खालिस्तान खान साहब को वोट देकर हो गया, वो दे दिया, देने के बाद आप हमें सजा मिल रही है। मुझे ये बता दें, मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, आपने कहा जो उन्होंने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया, तो ये एक हफ्ते में कमिश्नर लाहौर को तब्दील कर देना और एक ऐसे शख्स को तब्दील करके बल्कि पंजाब बदर कर देना जो आपके वज़ीर आला हाउस में बड़ा अहम तरीन रहा हो, क्या उनको भी ज़ाती या कोई और वजूहात थी? या आप बताना नहीं चाहते या मैं बता दूं? नहीं सर, देखें, एक तो आप जो ये बाउंसर करवाते हैं ना ड्यूरिंग मेरी गुफ्तगू, वो सारा टेम्पो टूट जाता है। मैं एक नुक्ते पर कायम हूँ। सर हमने तकरीर नहीं सुनी, सर मैं तकरीर कर ही नहीं रहा। मैं आपको एक अर्ज करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शख्स इस नीयत से आया है कि मैंने कोई दाव लगाना है, उसका दाव नहीं लगेगा, उसको भुगतना पड़ेगा। वो मैं हूं, वो कोई भी शख्स है। और सेकंड, इमरान खान की पूरी स्ट्रगल एंटी करप्शन थी, करप्शन के खिलाफ थी। जो लोग ये समझते हैं कि शायद हम इस प्लेटफॉर्म को यूज करके कुछ सिलसिला करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी अपोजिशन को एक बड़ा टारगेट मिल जाता है क्योंकि उनके पास कोई एजेंडा नहीं है लोगों को देने के लिए, वो फिर बड़ी जल्दी छलांग लगाकर और इल्जामात लगाते हैं। अपोजिशन के पास एजेंडा है या नहीं है, इस्माइल राहू साहब से जान लेते हैं। इस्माइल राहू साहब, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, उसके बाद नैब पर तनकीद शुरू हो गई। बिलावल भुट्टो साहब भी आज बड़ा गरज बरस के बोले हैं नैब के खिलाफ भी, वफाकी हुकूमत के खिलाफ भी। तो क्या अपोजिशन के पास APC के लिए कोई एजेंडा है या अभी एजेंडे के बगैर ही राब्ते जारी हैं? का काम है, बिल्कुल एक एजेंडा नहीं है, कई एजेंडा हैं। इस हुकूमत के जो काम है, इस हुकूमत ने जो आके तबाही और बर्बादी की है, इस हुकूमत ने आके जो नारे लगाए थे, जो लोगों को स्लोगन किए थे, जो अपना प्रोग्राम्स बताया था, उसके आगे इन्होंने जो कुछ आके काम किया है वो आपको पता है कि सवाए तबाही और बर्बादी के अलावा इन्होंने और कुछ नहीं किया है। चाहे जो भी हो, इन्होंने कहा कि जी हमारी गवर्नेंस बेहतर होगी, हम मेरिट की हुक्मरानी होगी, गुड गवर्नेंस का हालत ये कि कमिश्नर 3 दिन नहीं टिकता, सेक्रेटरी 4 दिन, 1 हफ्ता नहीं टिकता, FBR का चेयरमैन पता नहीं 4था 5वां आ चुका है, पंजाब के IG कितने तब्दील हो चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी कितनी है बदली हो चुके हैं, इनकी खुद अपनी वजारतें जो हैं वो नहीं टिकती,
एक से दूसरा आता है, दूसरे से तीसरा आता है, तीसरे से चौथा आता है। तो मैं समझता हूँ, लेकिन राहुल साहब आप ये देखें, अगर एक दूसरे पे तनकीद होती है ना तो तबादले हो जाते हैं, लेकिन सिंध के अंदर तो जितनी मर्जी तनकीद हो जाए तबादला नहीं होता। मैं जो बात करना चाहता हूँ, तबादले ये जो भी करें ना, कुछ भी करें, लेकिन उसका नतीजा उससे और भयानक और बदतर आता है। और इन्होंने आप देख लें, सवाए महंगाई के अवाम को रुलाने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। कोई भी एक भी कदम मुस्बत इन्होंने, जो भी नारा लगाया, इन्होंने कहा कि जी माफियाज के खिलाफ हमारी जंग, माफियाज हुकूमत कर रही है, माफियाज के साथ मिले हुए नहीं है, बल्कि ये पहली ऐसी हुकूमत आई है जो हुकूमत माफियाज चला रही है, माफियाज के आके। अच्छा राउत साहब ये बताएं मुझे कि बिलावल भुट्टो सरदारी अगर तहरीक चलाने जाते हैं, राउत साहब बिलावल भुट्टो सरदारी साहब ने तहरीक का ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा हुकूमत को हर सूरत में घर भेजना होगा। तो अगर बिलावल भुट्टो साहब की तहरीक की सूरत में पीपल्स पार्टी सिंध को अपनी हुकूमत छोड़नी पड़ी तो छोड़ेंगे? अब हम बिल्कुल जाहिर है, जब पाकिस्तान के अवाम इतने, हम तो पहले आपको पता है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, पहले जब हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा कि ये हुकूमत करें, हमें 100 तहफात हैं जो इंतखाबात हुए, जो ये कहते हैं इनको जो सीटें दी गई या दिलवाई दी गई, ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड हैं। उसके बावजूद हम चाहेंगे कि इन्होंने जो हुकूमत के अवाम के साथ वायदे किए हैं, अवाम को जो इन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाएं, वो आए, उनकी तकमील करें, अपना काम करें। लेकिन यानी 5 साल पूरे करने देंगे? अब ये नहीं, मेरी बात सुने ना, जब इस 2 साल के अंदर हुकूमत ने जो तबाही और बर्बादी की, अब तो खुद ये इनकी अपनी अब करप्शन का ये हाल है कि अब हमें तो पता है, हम तो बात कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी सारी टीम आई करप्शन के लिए, ये पूरी माफिया हैं। लेकिन अब तो इनकी खुद पीटीआई की रैंक्स खुद उठ के इनके MNAs क्या कहते हैं, इनके MPs क्या कहते हैं, इनके खुद जो कई वज़रा हैं वो क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वो क्या कहती है, खुद सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन था। चलिए मुझे ये बता दें, ये बिल्कुल आपका जो कहना है, सिर्फ ये बता दें, अगर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक की सूरत में आपको सिंध हुकूमत ख़त्म करना पड़े तो आप किसके लिए तैयार हैं? देखिए, हम जो भी पाकिस्तान की अवाम का फैसला होगा वो हमें वो कबूल होगा, और पाकिस्तान की अवाम अब इस हुकूमत को बर्दाश्त करने के लिए कतई तौर पर तैयार नहीं है। इन्होंने इतना आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून आपका साथ ठीक देगी? एक बहरान ही बहरान है ना इस हुकूमत ने। राहुल साहब ये राणा साहब के सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ नहीं कर रहा क्या? राहुल साहब ये बता दें, राहुल साहब एक सवाल का जवाब दे दें, मुस्लिम लीग नून क्या आपका साथ देगी? क्योंकि यही शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं आसिफ अली जरदारी को गिरेबान से पकड़ के खींचूंगा। और देखें, इस हुकूमत के खिलाफ मैदान पे आना ये पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है, और पाकिस्तान की अवाम की सियासत जिस पार्टी को भी करनी होगी, मुस्लिम लीग नून भी चाहेगी कि पाकिस्तान के अवाम की सियासत करे, तो जाहिर है इस हुकूमत के खिलाफ जो पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं उसमें साथ देना पड़ेगा। तमाम जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज होंगी उनको आना पड़ेगा मैदान। इस कुरैशी साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब नून लीग के जो नाराज़ अराकीन से उनसे मिलते भी हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सुनते हैं, अच्छी बात है, सुनने चाहिए, क्योंकि वो अराकीन असम्बली हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। लेकिन जो अपने लोग नाराज़ हैं उनसे रहनुमा क्यों नहीं मिलते? देखिए, सबसे पहली बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेमोक्रेटिक पार्टी है। अभी राउत साहब जो फरमा रहे थे, जिनके MNA MPs बयानात देते हैं, बिल्कुल ये यहाँ फैमिली प्राइवेट लिमिटेड पॉलिटिकल पार्टी वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इमरान खान साहब बात सुनते भी हैं और मशवरे को समझ कर इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं। जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, हमारे अपोजिशन के जो दोस्त हैं PMLN के, और मैं अभी मीडिया में देखता हूँ लोग बड़े मोतरज़ हैं कि जी क्यों मिले। ये आप 2008 में देखेंगे जब शहबाज शरीफ साहब ने PMLQ का पूरा एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर 5 साल गवर्नमेंट की थी, उस वक्त क्या सूरत थी। और पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर में छांगा मांगा की पॉलिटिक्स जो शख्स याद रखेगा ना, उसको ये बात याद होगी कि माजी में क्या होता रहा। यहाँ सूरत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप बैरून मुल्क है, और उन लोगों को जिन्होंने वोट लिए उनको यहाँ बिल्कुल बेदोस्तपा छोड़ दिया गया। अब अगर वो आके अपने सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव से अपने हलकों की हवाले से कोई बात करते हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ
कि नून लीग के लोगों में ये चंद लोग हैं जिन्हें अपने हल्के की आवाम से मोहब्बत है, बाकी सब तो वहाँ हमें शाबाजनामा सुना रहे होते हैं। और पूरा बजट सेशन हो, कोविड-19 सेशन हो, हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं एक प्रैक्टिकल बात नहीं करते सूबे की आवाम की भलाई में, सिर्फ अपनी जो उनकी पार्टी की लीडरशिप है उसके हवाले से, उनके करप्शन केसेस के हवाले से। तो मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब का अपनी पार्लिमानी पार्टी से बिल्कुल राब्ता है, और हमारे यहाँ एक जमहूरी अंदाज है, हम बात भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। अवाम इस ब्लेम गेम से छुटकारा चाहती है, अवाम ये चाहती है इसकी भलाई के फैसले होने चाहिए, तनकीद दर तनकीद नहीं होनी चाहिए, इस्लाह बराए इस्लाह के फॉर्मूले पर अमल होना चाहिए, तभी मुल्क तरक्की कर सकता है, तभी ये पार्टी इस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब और इस्माइल राहू साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, एक जानिब मुत्तहिदा अपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी जानिब अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके अंदर अपने अंदर भी इख्तलाफात चल रहे हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं। एक तबका ऐसा है जो मुत्तहिदा अपोजिशन से राब्ते में है, तो दूसरा तबका उसकी मुखालिफत करता है। मुत्तहिदा अपोजिशन वाले भी किसी ख़ास फ़र्द को टारगेट करके उससे राब्ता करते हैं, दूसरे सरबराह से राब्ता नहीं किया जाता। वजूहात क्या है, इसी पर बात करते हैं राना अजीम साहब से। राना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर मुत्तहिदा अपोजिशन के राब्ते देखें तो वो डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं हो रहे या फिर किसी और शख्स से नहीं हो रहे, वो हो किससे रहे हैं और वजूहात क्या हैं? देखें यासर, ये मुत्तहिदा अपोजिशन जो है इसके अंदर इस वक्त तक 12 ग्रुप बन चुके हैं, यानी पीपल्स पार्टी के अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के अंदर ग्रुप मौजूद हैं, और जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर 2 ग्रुप मौजूद है, ANP के अंदर, ANP जो है उसके अंदर 2 ग्रुप मौजूद हैं। अगर आप देखें तो वो तमाम सियासी जमातें जिन्हें ये टारगेट दिया गया है कि आपने हुकूमत को गिराना है, वो खुद उनकी जमातें अपने अंदर ग्रुपिंग से गिर रही हैं। अब हो क्या रहा है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उनको उस बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनसे रब्ता किया, उनका फ़ोन पर रब्ता हुआ, रब्ता होने के बाद एक टीम आई वहाँ पर आकर मुलाकात करके चलेगी। जो टीम मुलाकात करके गई है, ज़रा आप उनके चेहरे देखें, उनके नाम देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये वो लोग हैं जो मरियम के करीब नहीं हैं, जो मरियम की लॉबी में नहीं है। मरियम की लॉबी में कौन कौन सा है? मरियम औरंगज़ेब है। मरियम की लॉबी में कौन है? परवेज़ रशीद साहब हैं। और मरियम की लॉबी में कौन है? इस वक्त शाहिद खान अब्बासी हैं। अब इन तीनों में से एक शख्स भी जो है उस बड़ी APC में जिसके जो हुकूमत के हाथ में के लिए है उसमें शामिल हो करना सारा कुछ, उनमें से कोई ख़ास बंदा इसमें नहीं है। अब हो क्या रहा है कि बिलावल भुट्टो जो है पहले वो बहुत ज़्यादा राब्ते में थे, तो वो थे मरियम नवाज शरीफ के। आपको याद होगा कि इनकी मुलाकातें, फिर इनकी ख्वाहिश पर मुस्लिम लीग नून का बड़ा करीब हो जाना, और फिर ये कहा जाने लगा कि आग और पानी इकट्ठे हो गए। अब मामला तो बिल्कुल चेंज है। अब मामला चेंज इस तरह है कि शहबाज शरीफ जो है, मैं आपको बिल्कुल यह क्लियर बता दूं कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, ये जो डेट दी जा रही है ना कि ईद के फौरी बाद APC होगी, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की ख्वाहिश होगी कि ईद के फौरी बाद APC ना हो। वजह यह है कि कुछ लोगों की कुछ कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट किस जगह पे हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। वो उन कमिटमेंट्स पर ना, दूसरे लफ्ज़ों में जिसे कहते हैं ना, सिम चेंज हो चुकी है, कुछ सिम चेंज हो चुकी है। और जब सिम चेंज होती है ना, तो सिम चेंज जो होती है उसी वक्त उस पर रिंग आएगी, उस वक्त ट्यून आएगी जिस वक्त वो चाहेंगे, और जिन्होंने सिम चेंज की होगी वो उस सिम को चलाना चाहेंगे। यही बता दें रिंग कब आएगी? रिंग अभी काफ़ी देर बाद आनी है, जल्दी नहीं आनी। रिंग देखें, एक ज़हन में रखिएगा, अगर मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो जाते हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बनाई हुई APC में, तो वो इसी सूरत में जाएंगे। मैं आपको ये भी आज प्रोग्राम में बिल्कुल क्लियर कर दूं, अगर मियाँ शहबाज शरीफ को उसकी सरबराही मिलेगी, तो अगर मुस्लिम लीग नून को नजर आएगा कि उसकी सरबराही उन्हें नहीं मिल रही, तो चाहे वो शहबाज, तो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं देता सरबराही मिलना, क्योंकि बिलावल भुट्टो शायद ना छोड़ें सरबराही। नहीं, मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ और है। बिलावल भुट्टो डबल गेम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कर रहे हैं? बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उनके करीबी हलकों ने यह कहा कि जब आपने को कॉल देनी है, कुछ चीज़ करनी है, तो मुस्लिम लीग नून ने उसी तरीके से आना जिस तरह मौलाना फजल रहमान के धरने में आए थे। यानी वो भी मुफाहमत की सियासत कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या करेंगे? जानबूझ के पहली दफ़ा वो जानबूझ के ऑफर देंगे मियाँ शहबाज शरीफ को, जनाब आप इस APC की क़यादत करें और आप हुकूमत के खिलाफ तहरीक की क़यादत करें। अब मामला यह है कि सिंध की हुकूमत है बिलावल भुट्टो के पास। अगर बिलावल भुट्टो डायरेक्ट आके क़यादत करते हैं तो उनको सबसे पहले कहा जाएगा सिंध की हुकूमत तो छोड़ें। वो क्यों छोड़ेंगे जी? वो तो किसी सूरत में सिंध की हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब इनको मियाँ शहबाज शरीफ को कहा जाएगा, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो खुद तो बीमार है,
खुद उन्होंने क़यादत करनी नहीं। और जब मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम क़यादत नहीं करेंगी तो मुस्लिम लीग नून कितने ज़ोर से जाएगी, कितने बड़े जुलूस कर लेगी, कितने बड़े एहतजाज कर लेगी, कितना हुकूमत के खिलाफ एजिटेशन कर लेगी। दूसरी बात बड़ी क्लियर है, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेने के लिए तैयार नहीं होगी कि उसने गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को ख़त्म किया। तो इसी सारे तनाज़र में होगा क्या? राना साहब, ये अपोजिशन नैब के खिलाफ कोई बिल या रेफरेंस लाने की भी तैयारी कर रही है? बिल्कुल कर रही है तैयारी जी। रेफरेंस और बिल जो है उसकी तैयारी भी हो चुकी है, इनकी मीटिंग में सारे फैसले भी हो चुके हैं। कल एक मीटिंग पार्लिमानी जो इजलास हुआ मुस्लिम लीग नून का, उसमें भी ये फैसले हुए हैं। लेकिन मैं आपको वक्त से पहले बता दूँ कि इसमें वो बुरी तरह नाकाम होंगे। कुछ तरामीम जो हुकूमत भी चाहती है वो तो हो सकती हैं, लेकिन अगर जो इनकी ये ख्वाहिश है कि चेयरमैन नैब जो है वो इस्तीफ़ा दे दें, नैब ख़त्म हो जाए, गलियाँ हो यनसोनिया बिज मिर्ज़ा यार फिर, ये नहीं होना। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये नहीं होना। और मैं आपको लेकिन आपकी नज़र में नैब के हवाले से डायलॉग होंगे? डायलॉग होंगे। देखें, दोनों इतराफ़ में ऐसे लोग मौजूद हैं जो नैब से तंग हैं। एक वो जो पकड़े गए, एक वो जो पकड़े जाने हैं। तो फिर जब ये प्रेशर होता है तो फिर कुछ ना कुछ अंदर खिचड़ी जो पक रही है ना, उसमें कुछ तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कुछ तब्दीलियाँ आईनी तौर पर हो सकती हैं। ये इनका हक भी है। अगर आप ये कहें कि ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको ये बताऊँ, जो लोग ये सिस्टम ख़त्म करने जाएंगे वो खुद ख़त्म हो जाएगा। यानी इस कहानी का इंटरवल ईद के बाद देखने को मिलेगा। ईद के बाद कुछ चीज़ें वाज़ेह हो सकेंगी कि क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।